हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी PYQ सीरीज़ चल रही है, उसमें अपन एनिमल हस्बेंड्री का डिजीज़ एंड जनरल क्वेश्चन वाला पोर्शन अपन देख रहे हैं। तो अपनी एक क्लास इसमें हो गई है जिसमें अपन ने 70 क्वेश्चन के आसपास देखे थे। अब इस वीडियो में अपन उससे आगे की बात करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन, पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या मेटाबॉलिक? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, वायरस से तो अपने 3 रोग, पशु प्लेग, FMD और LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज, ये ध्यान रखने। ये पशुओं में, मुर्गियों में भी होते हैं। वैसे मुर्गियों में कौन कौन से होते हैं वायरस से? रानीखेत होता है, चेचक होता है और मेरेक्स होता है। थनैला रोग जो होता है ये होता है अपना जीवाणु से। अगर आपसे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, तो आपसे रोग का नाम पूछा जाए सीधा या उस बैक्टीरिया का नाम पूछ ले जाए, तो जो थनैला रोग होता है ना, वो किससे होता है? थनैला रोग होता है अपना स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, ये ध्यान रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? तो कितनी होती है? तो अपने जो बुक में मेंशन है वो 14 से 18 प्रति मिनट है। तो अपन उसका नियर बाई ऑप्शन करना चाहें तो कौन सा कर सकते हैं? आप सी ऑप्शन करोगे, जो कि गलत माना गया है। बोर्ड ने इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट माना है, 15 से 20 प्रति मिनट। क्लियर? ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एक भेड़ के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं भेड़ के समूह को? हर्ड, फ्लॉक, क्लाउडर या ट्रिप? तो हर्ड जो है गाय और भैंस का समूह कहलाता है, ट्रिप बकरी का समूह कहलाता है, और फ्लॉक किसका समूह कहलाता है? भेड़ का समूह कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या कृमि? कृमि का मतलब वर्म, ठीक है ना। तो एंथ्रेक्स का क्या कारण है आप सब जानते हो। यह किससे होता है? यह होता है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। जीवाणु को कौन सा चला जाएगा ऑप्शन? बैक्टीरिया। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मांस वाली नस्लों का भेड़ों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? जो मांस वाली टर्म दिया है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी ऐसा कोई अलग अलग नहीं होता कि मांस वाली भेड़ों का कितना होगा, ऊन वाली भेड़ों का कितना होगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो भेड़ों का गर्भकाल है वो अपने को बताना है। तो कितना होता है? 147 से 148 के आसपास होता है। लगभग 5 महीने में थोड़ा सा कम मानते हैं, 2-3 दिन कम। तो 147 से 148। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? इसमें 47 वाला भी ऑप्शन में दिया है और 48 वाला भी दिया, तो अपन सी ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, 145 से 148 दिन। अगला क्वेश्चन, बकरे के मांस को कहते हैं बीफ, चेवन, पोर्क या मटन? पिछली क्लास में देखा था, उसमें पूछा गया था भैंस के मांस को क्या कहा जाता है। तो वहाँ देखा था अपन ने, भैंस के मांस को केरा बीफ या बफन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं, और मटन किसके मांस को कहा जाता है? भेड़ के मांस को। आजकल तो नॉर्मली सारे ही मटन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनको पता नहीं है कि किसका मांस क्या कहलाता है। बकरे का मांस चेवन कहलाता है। टेटोइंग है, टेटोइंग क्या है? ये अपने सुपरवाइजर 2015 का क्वेश्चन है। एक तरीका जिसमें पशु की पहचान की जाती है, एक तरीका जिसमें पशुओं को बेहोश किया जाता है, एक बीमारी का नाम है या एक पक्षी का नाम है? क्या होगा राइट आंसर? आप सब जानते हो, टैटोइंग पशुओं को चिन्हित करने की विधि है, पशुओं के पहचान का एक तरीका है। टैटोइंग में क्या होता है? पशु के कान के अंदर की त्वचा पर निशान बनाया दिया जाता है, निशान बना दिए जाते हैं, ठीक है। उस निशान में शाही भर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप यह स्थायी विधि मानी जाती है। अस्थायी विधि कौन सी है? ब्रांडिलेक्स। अब ये दोनों विधियाँ, टैटूइंग और
ब्रांडिलेक्स किस में अपनाई जाती है? ब्रांडिलेक्स तो पदार्थ होता, सॉरी ब्रांडिंग विधि का नाम है। दोनों विधियाँ गाय भैंस में अपनाई जाती है। सूअर में कौन सी अपनाते हैं? कान काटना, जिसे ईयर नोचिंग कहते हैं। बी और सी चौकोर आकार में कट बनाए जाते हैं। भेड़ बकरी में पेंटिंग, पशु की पीठ पर पेंटिंग लगा दी जाती है, या ये भेड़ अपनी है ताकि आप किसी पड़ोसी की भेड़ को ना पकड़ लो, इसका ध्यान रहे, ठीक है ना। और मुर्गियों की बात करें तो उनमें टैगिंग की जाती है, छल्ला पहना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक, अतिसार, रानीखेत या निमोनिया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा आपको, इसका सोच समझकर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चेचक है, बिल्कुल है। रानीखेत भी है, लेकिन अतिसार में और निमोनिया में आप कंफ्यूज हो, क्यों हो? क्योंकि अतिसार जो निमोनिया है, किसी बुक में इसको आहारिक रोग में मेंशन किया हुआ है, यानी कि ज़्यादा खाने वाला, डायरिया, दस्त जिसे बोलते हैं अपन। और किसी में इसको विषाणु जनित माना गया, किसी में प्रोटोजोआ बताया गया। तो अपन इसके बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर इसको सब तरह का रोग माना गया है, क्योंकि जैसे बछड़ा होता है ना, बछड़ा, उसमें सफ़ेद दस्त होती है, वो होता है विषाणु के कारण, ठीक है ना। कौन सा विषाणु होता है वो? उस विषाणु का नाम है रोटा वायरस। 6 से 7 दिन में उसके कारण मृत्यु हो जाती है, सफ़ेद दस्त कहते हैं। तो और अगर अतिसार का मतलब दूसरा निकाले तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अपने विषाणु जनित एक रोग मिल गया तो अपन डी ऑप्शन राइट मानेंगे। अब ये क्यों मानेंगे? क्योंकि ये भी अपने को पता होना चाहिए, इसलिए कि जो निमोनिया होता है जीवाणु से होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है कितना है? मध्यकाल शुरू होने के 6 घंटे तक, मध्यकाल के मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल का प्रारंभिक काल 6 घंटे माना जाता है, मध्यकाल 12 से 18 घंटे का माना जाता है, और अंतिम काल 24 घंटे का माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मध्यकाल में करवाते हैं। अगर आपसे प्रारंभिक, मध्य और अंतिम काल पूछ लिया जाए या पश्चिम काल पूछ लिया जाए तो मध्यकाल अपन राइट आंसर करते हैं, यानी कि मध्य में आने के 12 घंटे बाद पशु को गर्भित करवा देना चाहिए, ताकि गर्भधारण की संभावना, पॉसिबिलिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रहती है। बी ऑप्शन करेक्ट। कृमिहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? पाइप्राजिन, केमेंडोफोर जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, थायोबेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। क्या होगा राइट आंसर? ये पोटेशियम परमैंगनेट आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हो, क्या काम है इसका? इथाइलिन एब्जॉर्बर, यानी कि इथाइलिन अवशोषक है। इसी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से इथाइलिन अपमार्जक कौन है? तो इथाइलिन अपमार्जक का मतलब भी इथाइलिन अवशोषक ही होता है, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट था। इसमें अपना राइट आंसर भी पोटेशियम परमैंगनेट होगा, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है, जीवाणु रोधी होता है, ये कृमिहर नहीं होता, ठीक है। बी ऑप्शन। गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत होते हैं केवल ऊपर के जबड़े में, केवल नीचे के जबड़े में, दोनों जबड़ों में, या नॉन ऑफ दिच? ये सुपरवाइजर में अच्छे क्वेश्चन है, पहले जो पूछे जाते थे 2015 में। तो कौन से जबड़े में होते हैं इंसाइजर दांत? कृंतक दांत केवल नीचे के जबड़े में होते हैं। तो ऊपर के जबड़े में नहीं होते क्या? नहीं, ऊपर के जबड़े में डेंटल पेड पाया जाता है। ये क्या होता है? डेंटल पेड, जिसे हिंदी में दंत्युपुर कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? दंत्युपुर का मुख्य काम होता है अपना, जब पशु चारा खाता है ना, तो उसको कर्तन दांतों की सहायता से, और ऊपर डेंटल पेड होती है, तो वो चारा इजीली काट पाता है, ठीक है ना। तो चारा काटने के लिए काम आती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? केवल नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। पूछ लिया जाए किस जबड़े में अनुपस्थित होते हैं, तो ऊपर के जबड़े में। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? असंतुलित एवं अल्पाहार से, दवा और चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, या ऑल ऑफ दिस? क्या होगा राइट आंसर? तो अपन एक तो ज़्यादा सटीक मान नहीं सकते, अगर बी मानना चाहें कि दवा और चिकित्सा के अभाव से, पर ये दोनों भी होते हैं। कहीं न कहीं परजीवियों के प्रकोप से भी पशु मर जाते हैं, और असंतुलित और अल्पाहार भी पशुओं को मिलता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर? ट्रोकार कैन्युला किस रोग से संबंधित है? जहरबात से है, गलघोंटू से, जोहनीस बीमारी से, टिम्पेनाइटिस से?
किससे होगा? जहरबाद को और किस नाम से जाना जाता है? जहरबाद को लंगड़ी बुखार या ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। गलघोंटू को घोटुआ घोरका या हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं। एक जॉन्डिस बीमारी होती है, एक टिम्पेनाइटिस होता है। टिम्पेनाइटिस जिसे ब्लड या टिम्पेनी कहते हैं, यह आफरा होता है। जब पशु का आफरा होता है उसके रुमेन भाग में, रुमेन भाग किस साइड होता है? लेफ्ट साइड, बाईं ओर। इसलिए कास्टिंग जब करते हैं तो पशु को दाईं ओर गिराया जाता है। कैसे याद रखें सर? तो कान दा, का से कास्टिंग, दा से दाईं तरफ। जब कास्टिंग करनी है तो किस साइड गिराएंगे? दाईं तरफ। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? कांदा। क्लियर? हाँ, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। ट्रोकार कैन्युला यानी कि टिम्पेनाइटिस, जब पशु का आफरा आता है ना तो उसके रुमेन भाग में गैसें बढ़ जाती है, जैसे NH3 बढ़ जाती है, H2S बढ़ जाती है, और भी अन्य तरह की गैसें उसमें बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका पेट फूल जाता है। किस साइड से फूलता है? बाईं ओर से, क्योंकि रुमेन भाग बाईं ओर होता है। अब इसमें क्या करते हैं? ट्रोकार कैन्युला एक यंत्र होता है जो पशु के आमाशय से गैस को बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है ना? तो ट्रोकार कैन्युला किस रोग से संबंधित है? टिम्पेनाइटिस। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि थन साइफन यंत्र किस रोग से संबंधित है, तो इसका जवाब आप क्या दोगे? कमेंट में बताना। लिखना वहाँ पर, थन साइफन यंत्र इस काम में आता है। ठीक है? टिम्पेनाइटिस क्या है? एक रोग है। कौन सा? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित या आहार जनित? तो ऊपर जैसा पढ़ रहे अपन, टिम्पेनाइटिस आफरा होता है, तो ना तो जीवाणु से होता है, ना विषाणु से होता है, और ना ही फफूंद से होता है। ये होता है आहार जनित रोग। जब पशु ज़्यादा चारा खा लेता है तब आफरा आता है। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग हैं। कुक्कुट पॉक्स किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा, जिसे फंजाई कहते हैं, विषाणु जिसे वायरस कहते हैं, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, और प्रोटोजोआ जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। किसके द्वारा होगा? कुक्कुट पॉक्स जिसे चेचक के नाम से जाना जाता है, मुर्गियों में होता है। कुक्कुट नाम दे दिया तो मुर्गियों में होगा। ठीक है? विषाणु के द्वारा। ठीक है? कौन सा विषाणु होता है? बोरेलियोटा स्पीशीज होती है। मुर्गी की बात करें तो बोरेलियोटा एवियम। टर्की मुर्गी की बात करें तो बोरेलियोटा मेलिग्रेडिस। और कबूतर की बात करें तो बोरेलियोटा कोलम्बी। ये 3 स्पीशीज होती है जो अलग अलग को प्रभावित करती है। अपने को सिर्फ एक ध्यान रखना, बोरेलियोटा स्पीशीज। अगला क्वेश्चन, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए कब? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, या पर मंथ, या 2 वर्ष में 1 बार? तो कब पिलाएं? उसको वर्ष में 2 बार पिलाई जानी चाहिए। ठीक है? सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है? तो दूध दोहन की पूर्णहस्त, अंगूठा, चुटकी या नॉन ऑफ दीज? तो ये क्वेश्चन अपने कितनी बार रिपीट हो गया, तो पूर्णहस्त विधि अपन लगा देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि दूध दोहन की कौन सी दोषपूर्ण विधि है, तो कौन सा आंसर होगा? और उसका इंग्लिश नेम बताना है आपको। ठीक है ना? हिंदी नहीं चलेगा अपने यहाँ। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी या खुरपका मुंहपका? मुर्गियों में कौन सी होती है? रानी कहाँ चली गई? खेत में। नहीं, रानी तो महल में ही है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी हो गई। ठीक है? किसके द्वारा होती है? विषाणु द्वारा होती है। विषाणु का नाम क्या है? पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? ये तो आप आंसर बिना बताए कर सकते हो, क्योंकि कितनी बार रिपीट हुआ ये आप गिन के बता दो मेरे को एक बार। ठीक है? कैल्शियम की कमी से, जिसे हाइपोकैल्शियमिया भी कहा जाता है, जिसे प्रसूति ज्वर भी कहा जाता है, जिसे दुग्ध ज्वर भी कहा जा सकता है, और जिसे मिल्क फीवर भी कहते हैं। ये इतने सारे नाम हैं। अगला क्वेश्चन, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? थनैला, दुग्ध बुखार, खूनी पेचिश या गलघोंटू? किस बीमारी के टीके लगाए जाते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? थनैला, दुग्ध बुखार, खूनी पेचिश या गलघोंटू? तो अपन बेसिकली थनैला में मेस्टाइटिस ट्यूब लगाते हैं और स्ट्रिप का परीक्षण करते हैं। ठीक है? तो इसको अपन हटा सकते हैं एक बार। अगला है दुग्ध बुखार, जिसमें अपन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के टीके देते हैं, टीके नहीं देते हैं, सॉरी, उसका इंजेक्शन देते हैं। ठीक है? तो इसमें भी टीके का कोई बात नहीं है, बात है खूनी पेचिश की और गलघोंटू की।
तो गलगोटू का तो अपने को कन्फर्म है। गलगोटू का इंग्लिश नेम क्या होता है? हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। तो उसमें एचएस के टीके लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं? मई जून में एक बार लगाए जाते हैं वर्ष में। अब रही बात खूनी पेचिश की, तो टीके तो खूनी पेचिश में भी लगाए जाते हैं। अगर 2 ऑप्शन माने जाएंगे तो क्वेश्चन डिलीट होगा। तो ये मैं कंफर्म नहीं कहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन मैंने जिस बुक से इस क्वेश्चन को लिया वहाँ पर गलगोटू दिया हुआ। तो जहाँ तक ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं लगाऊंगा। अगर बोर्ड इसका गलगोटू तो कन्फर्म है अपना, अगर आप लगाना चाहो तो गलगोटू जरूर लगाइएगा। इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है? अरंडी का तेल, अल्कोहल, कपूर, नीलाथोथा। विरेचक का काम कौन सी दवा करती है? बताओ कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा अपना अरंडी का तेल। जो अरे अब विरेचक का काम कौन कौन करते हैं मैं एक बार बता दूं, आप सुनिएगा। इसबगोल की भूसी, हरा चारा, शीरा और गंधक, ये होते हैं हल्के रेचक, ठीक है। मृदु रेचक की बात करें, इसमें आता है अरंडी का तेल और अलसी का तेल, इसके साथ में सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। पिछली क्लास में अपन ने मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में पढ़ा था इसको, विरेचक का कार्य। और होता है एक तीव्र रेचक जिसमें क्रोटन का तेल और बेरियम क्लोराइड BaCl2 आता है। तो आपको ध्यान रखना है, विरेचक का काम कौन करेगा? अरंडी का तेल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधक के रूप में काम में ली जाती है? फिनाइल, अरंडी का तेल, कपूर या अल्कोहल? जीवाणुरोधक का काम कौन करेगी? जीवाणुरोधक का काम करेगा अपना फिनाइल, ठीक है। कौन करेगा जीवाणुरोधक का काम? फिनाइल। तो कपूर क्या काम करती है? कपूर, एल्कोहल और कैफीन, ये उत्तेजक का काम करता है। और अरंडी का तेल तो अपन ऊपर पढ़ ही चुके हैं, ये विरेचक का काम करता है। एक दिन के मुर्गी के चूजों को किस बीमारी का टीका लगाया जाता है? कौन सा लगाते हैं? रानीखेत, चेचक, खूनी पेचिश या गंबोरा? तो रानीखेत जो टीका लगाते हैं वो 1 दिन की उम्र पर लगाया जाता है, ध्यान रखना, लसोटा का टीका। अगला क्वेश्चन, नीलाथोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? उत्तेजक, विरेचक, कृमिनाशक, जीवाणुनाशक? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका राइट आंसर होगा अपना कृमिनाशक। नीलाथोथा का उपयोग कृमियों को, जो आंतरिक परजीवी होते हैं ना, उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है दांत से, चमड़ी से, खुर से, पूंछ से? बिल्कुल सर, दांत से भी लगाते हैं, खुर से भी लगाते हैं। चमड़ी नहीं कहेंगे अपन, शारीरिक दशा देखकर तो बी और डी को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और दांत और खुर तो अपन राइट मानेंगे। लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाए या वैज्ञानिक विधि पूछी जाए तो अपना दांत राइट आंसर जाएगा, तो इसमें दांत ही माना गया है। अगला क्वेश्चन, नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? अब बताइए, आप कहोगे सर 5 से 6 वर्ष की उम्र में, तो दोनों ऑप्शन में आप कौन सा करें? तो ऐसे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन है, इस तरीके के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाले जाते हैं जो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे सोर्स देखने पड़ेंगे। तो नर ऊँट 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मान लिया जाता है, ठीक है ना। 5 से 6 वर्ष दिया है तो अपन 6 पे क्यों जाए, 5 पे मान लो ना। खैर वो क्वेश्चन वाला क्या माने वो उस पर डिपेंड करेगा, आपके मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बोर्ड ने जो है इसका आंसर 5 वर्ष माना था। ओके। और मादा ऊँट के कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? 8 अगस्त 2011 को, 8 अगस्त 2010 को, 8 अगस्त 2009 को, या फिर 8 अगस्त 2008 को? कब किया गया बताओ?
मैं एक बात बता दूं, पशु प्लेग उन्मूलन जो योजना है ना, वो 1 अक्टूबर 1954 को मास इम्यूनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत आई थी। लेकिन जो WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है, उसने पशु प्लेग उन्मूलन घोषित कब किया? 8 अगस्त 2011 को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कुक्कुट की रानीखेत व्याधि किसके द्वारा जनित है? तो ये कितनी बार रिपीट होंगे ये क्वेश्चन, जवाब दे दे के थक गया हूँ यार। कोई समझाओ इनको, कुछ अच्छे क्वेश्चन डालें। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र है? अभी दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था किस बीमारी में पशुओं में टीके नहीं लगाए जाते, या किस बीमारी में पशुओं में टीका लगाया जाता है। तो उसमें फाउल पॉक्स भी था और एक साइड अपना गलघोटू, अपन दोनों में उलझे थे। ऊपर वाले दोनों अपन ने एलिमिनेट कर दिए थे। कौन कौन से एलिमिनेट किए थे? एक तो थनेला किया था, ठीक है, और एक और कौन सा किया था? एक किया था मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर वाला। अब वापस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा था ये कि जो फाउल पॉक्स चेचक रोग है, इसमें टीके किस उम्र पर सही उम्र मानी जाती है टीके लगाने की? तो वो क्वेश्चन आई थिंक वो डिलीट हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर बताओ अब आप, क्या होगा? फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव तो टीकाकरण की सही उम्र। अगर फाउल पॉक्स व्याधि से पशु को मुर्गियों को बचाना है तो मैं आपको बताऊं 2 से 3 सप्ताह की आयु में पिजियन पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है। कब? 2 से 3 सप्ताह की उम्र में। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 2 से 4 सप्ताह। क्लियर? लेकिन होता क्या है कि जब ये 6 से 8 सप्ताह की ही प्रतिरक्षा देती है, तो अपन को 6 से 8 सप्ताह की उम्र में वापस फाउल पॉक्स वैक्सीन लगानी पड़ती है, जो कितनी प्रतिरक्षा देती है? जीवन पर्यंत देती है। तो अब आप 2 से 4 सप्ताह करोगे, जो कि गलत है। तो अब कौन सा करें सर? इसमें 8 से 10 सप्ताह इसका राइट आंसर माना गया है, यानी कि आप 6 से 8 सप्ताह के बाद लगा सकते हो। 8 से 10 सप्ताह इसका राइट आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन, पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में निम्न में से कौन सा चर्म कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मेलिन या एथिल अल्कोहल? आयोडीन भी करते हैं, केमिनोफोर भी करते हैं, फॉर्मेलिन भी करते हैं, तो एथिल अल्कोहल नहीं करते। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है खांसी, गर्भपात, अचानक मृत्यु या लार स्त्रवण? कौन सा हो जाएगा? आकस्मिक मृत्यु। सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। एंथ्रेक्स में आकस्मिक अचानक मृत्यु हो जाती पशु की। और क्या ध्यान रख सकते हैं? इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। गाय के कामोत्तेजना काल में, जो गाय का कामोत्तेजना काल होता है, मध्यकाल होता है, कितने टाइम तक रहता है? 6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे, 36 से 48 घंटे? मतलब बोर्ड आपको कितने उलझाने वाले क्वेश्चन डालता है। आपको पढ़ाया जाता है जो कामोत्तेजना काल होता है ये 24 घंटे तक होता है। शुरू के 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे 0 से, उसके बाद में 12 से 18 घंटे मध्यकाल अवधि होती है और 24 घंटे वाली इसकी लास्ट अवधि होती है। तो इसका राइट आंसर अपन क्या माना? ये अपने लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अगर 24 घंटे होता तो अपन टिक कर देते हैं, 24 घंटे तक रहता है। तो इसका राइट आंसर जो एक्चुअल डेट है, फिक्स डेट, यानी कि बढ़िया अच्छा माना जाता है, 12 घंटे बाद माना जाता है। तो 12 से अपन 18 घंटे वाला ऑप्शन देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन अपन इसमें मान लेंगे। बाकी आपको अगर क्वेश्चन में फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का जो आंसर मैं देता हूँ ये सही हो, कुछ मानवीय त्रुटियाँ हो सकती है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं मुँह पका, खुर पका, एंथ्रेक्स, तपेदिक या उपरोक्त सभी? कौन सा हो जाएगा? पिछले क्लास में आपको ध्यान हो तो अपना एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मनुष्यों में फैल जाती है,
तो उसमें भी कुछ इसी तरीके के ऑप्शन थे, एंथ्रेक्स था, तपेदिक था और एक बोटुलिज्म था और एक आंसर में ऑल ऑफ दिस था। तो इसमें आंसर अपना ऑल ऑफ दिस गया था, लेकिन इसमें जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी तपेदिक माना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। पशुओं में गलघोंटू रोग का कारण है, क्या कारण है? गलघोंटू, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, तो पास्चुरेला मल्टीसोडा होता है। अलग अलग स्पीशीज होती है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका गाय में, बोवेली सेप्टिका भैंसों में, पास्चुरेला ओविस भेड़ और बकरियों में होता है। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन, सोर्बिटोल, स्टिबेस्टेरोल, गोनेडोट्रोपिन। तो आपको पता है दूध सेक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन। दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन, दूध चढ़ाने के लिए एड्रेनलिन। तो दुग्ध उत्पादन या दुग्ध स्त्रवण बढ़ाना है तो कौन सा देंगे? प्रोलैक्टिन देंगे। ये ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है अल्कोहल, नीलाथोता, कपूर या अरंडी का तेल? अरंडी का तेल तो अपने विरेचक के रूप में यूज करते हैं, अल्कोहल और कपूर उत्तेजक के रूप में यूज करते हैं, तो बचा कौन? नीलाथोता। अब कौन कौन? इसकी ट्रिक क्या है? आकानिफी, आ से ओवरमेक्टिन, का से कॉपर सल्फेट, नी से नीलाथोता और फी से फिनोविस। ये कृमिनाशक या कृमिहारी होते हैं। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो प्राकृतिक प्रजनन होता है, बिल्कुल, देशी विधि से जो करवाते हैं। कृत्रिम होता है, ये भी होता है, और भ्रूण प्रत्यारोपण भी करवाते हैं, नई टेक्निक चल रही है आजकल। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण, चेचक यानी कि फाउल पॉक्स का क्या कारण है बताओ? जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी? कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा विषाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है? क्या पूंछ की लंबाई नाप कर करेंगे या शरीर का आकार देखकर, दुग्ध उत्पादन से या दांतों की संख्या से? तो आप सब जानते हो इसका, तो दांतों की संख्या देखकर। दांतों की संख्या, दांत के कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? ICPM, आई का मतलब इंसाइजर, कृतन दांत, C का मतलब केनाइन, कील दांत, P का मतलब प्रीमोलर, अग्र चवर्णक दांत, और M का मतलब मोलर, चवर्णक दांत। अब आप बताइए, जो पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है यह मुख्यतः किस प्रकार के दांतों द्वारा की जाती है? कृतक, कील, चवर्णक और अग्र चवर्णक में किससे द्वारा की जाती है? अगला क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, कवक, परजीवी या विषाणु? किसके द्वारा होगा खुरपका मुंहपका? तो आई हेट दिस क्वेश्चन, कितनी बार इसका जवाब देंगे यहाँ? विषाणु। कार्बोलिक एसिड एक है, उत्तेजक है, कृमिनाशक है, जीवाणुरोधक है, विरेचक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे, फिर उलझ जाओगे। तो कौन सा होगा? उत्तेजक है, कृमिनाशक है, जीवाणुरोधक या विरेचक है? तो ये सी ऑप्शन होगा। आप बी और सी में उलझ सकते हो, है ना। नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें, AAO एग्जाम 2018 का क्वेश्चन। अब AAO क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और कमर कस लो। जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलोस्ट्रम पिलाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है। आधे घंटे के बाद से लेकर आप कभी भी पिला दो फिर उसको, ठीक है ना। आधे घंटे से लेकर 2-3 दिन तक खीस पिला दो। अगला, जन्म के 24 घंटे में डिहोर्निंग और डिसबर्डिंग करना? नो। डिहोर्निंग और डिसबर्डिंग कब की जाती है? उपयुक्त उम्र इसकी 3 से 10 दिन या 1 से 2 सप्ताह भी कभी ऑप्शन में चला जाता है आंसर, लेकिन उपयुक्त उम्र 3 से 10 दिन होती है। नाभि तंतु के अस्थि बंधन के एकदम पास से काटना? नो। 1 से 2 इंच नीचे से तो पहले उसको बांधा जाएगा, और जब बंद बांधा है ना, उस बंद से भी आधा इंच नीचे से, यानी कि 0.5 इंच नीचे से उसको काटा जाता है। तो टोटल कितना नीचे से काटते हैं? तो 1.5 से 2.5 इंच नीचे से उसको काटा जाता है। तो ये तुरंत बाद पूछ रहा नो, यानी कि इसने पूछा है कि बंधन से एकदम पास नहीं, तो 0.5 नीचे से काटते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से सभी क्या सभी गलत है? नहीं। ए वाला सम्मिलित कर लेते हैं क्योंकि उसको
आधे घंटे से लेकर 2 से 3 दिन तक खींच पिलाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट। हिमीकृत वेदी को किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? -169, -171, -196, -206। तो 206 तो आपकी हड्डियाँ हो गई, ठीक है। और तापमान कितना हो गया? तो तरल नाइट्रोजन पर भंडारित करते हैं, ये पूछ लिया जाए, ध्यान रखना। तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित किया जाता है हिमीकृत वेदी को, शुक्राणु को। आगे, गम्बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? मुर्गी में, गाय में, बकरी में या भेड़ में? तो किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है अपनी मुर्गी में। मवेशियों में एफएमडी, खुरपका, मुंहपका एक जनित रोग है। फंगस जनित है, वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, बैक्टीरिया जनित है। तो एफएमडी कितनी बार आएगा, मुझे माफ कर दो। ये मेरा कहना नहीं है, इस क्वेश्चन का कहना है, ठीक है ना। तो वायरस जनित। रानीखेत एक जनित रोग है, विषाणु, जीवाणु, कवक या सूत्रकृमि? इन दोनों क्वेश्चनों ने ना दबदबा जमाया, रोला जमा रखा अपना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब डबल लेवल वाले का भी कोई लेवल नहीं था 2018 तक। मुट्ठी बांधकर, अंगूठा दबाकर, चुटकी दबाकर, अंगूठा दबाकर था, चुटकी दबाकर। बताओ आप क्या दबाकर दूध निकालना पसंद करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मुट्ठी बांधकर, जिसे अपन फिस्टिंग विधि बोलते हैं, फुल हैंड मेथड बोलते हैं या पूर्ण हस्त दोहन विधि बोलते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट। कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? वाह, आई लव डबल ओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 39.5, 33.5, 37.5 या 35.5? तो कौन सा होगा राइट आंसर? इंक्यूबेशन हेतु जो टेम्परेचर इसमें पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का और तीसरे सप्ताह का टेम्परेचर मैं बताऊँ आपको 99, 100 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। फ़ारेनहाइट। अब आपसे पूछ लिया सेंटीग्रेड में, और आपसे सिर्फ एक डाटा पूछा है, वहाँ तो उसने अलग अलग सप्ताह के लिए अलग अलग टेम्परेचर था। तो जो इंस्टेटम मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है इंक्यूबेशन का, वो होता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा राइट आंसर चला जाएगा? उसके लिए अपना राइट आंसर जाएगा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यही ऊँट के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। 37 के आसपास होता है, 37.61। तो मोलिब्डेनोसिस बीमारी मवेशियों में आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है? किसके कारण होगी? मोलिब्डेनम एवं कैल्शियम, मोलिब्डेनम एवं कॉपर, मोलिब्डेनम एवं मैग्नीशियम या नॉन ऑफ दिच? तो इसका राइट आंसर होगा मोलिब्डेनम एवं कॉपर। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षाघात एक पोषण संबंधी बीमारी है। इसने पहले ही बता दिया पोषण संबंधी है, जो किसकी कमी से होती है? अब आपको कमी बतानी A, B2, D या C? तो ये होती है विटामिन B2 की कमी से। बी ऑप्शन करेक्ट। अगर यहाँ पर आप मेरे को बताइए कमेंट में, विटामिन B2 का क्या नाम होगा? बेरी होगा, सॉरी बेरी तो रोग है, थायमिन होगा या राइबोफ्लेविन होगा? ये आपको बताना है, क्योंकि अगली बार अपने अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो वहाँ पर B2 ना मिलेगा आपको, या तो क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा या राइबोफ्लेविन मिलेगा। दोनों में से क्या मिलेगा आप मेरे को कमेंट बताइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो ये अपने लगभग आज की क्लास में अपन ने 50-55 के आसपास क्वेश्चन देखे। इस सीरीज के लगभग 100-150 क्वेश्चन और बाकी है, तो अपन उनको अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।